हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं आईपीएफएस के कोर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने जा रहे हैं वो है कंटेंट्स ऑफ दिस कोर्स। जो मैं ये कोर्स करने जा रहा हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हो, क्या क्या चीज़ें आप देखने वाले हो, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ हम लोग देखने वाले हैं आईपीएफएस के कोर्स में वो है वाई आईपीएफएस। आईपीएफएस की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी और इस टाइम पे ये इतना ज़्यादा ज़रूरी क्यों हो गया है। व्हाट इज आईपीएफएस, वाई आईपीएफएस, पहले ये क्लियर करेंगे कि किस तरह क्यों जरूरत है आईपीएफएस की, और फिर हम लोग बात करेंगे डिटेल में कि आईपीएफएस है क्या। फिर हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आईपीएफएस की कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं आईपीएफएस के बाद, और किस तरह से आईपीएफएस रिमूव कर सकता है हमारे एचटीटीपी प्रोटोकॉल को। जी हाँ, आईपीएफएस के अंदर वो पोटेंशियल है कि आने वाले टाइम में हो सकता है कि वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल को पूरी तरह से रिमूव कर दे। जो अभी तक हम लोग जिस तरह से वेब को एक्सेस करते आ रहे थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाए, और ये सब कैसे करेगा आईपीएफएस, इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। एंड एट द एंड फिर हम लोग देखेंगे आईपीएफएस को इंस्टॉल करके। तो मतलब ये कोर्स पूरी तरह से थ्योरेटिकल नहीं है जहाँ पे हम लोग सिर्फ थ्योरी करेंगे, हम लोग इंस्टॉल करेंगे आईपीएफएस को अपने सिस्टम पे और उसके साथ फिर वर्क करेंगे। तो आई होप यू गाइस आर वेरी मच एक्साइटेड। आई एम ऑल्सो वेरी वेरी एक्साइटेड, आई विल से, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार ये कोर्स होने वाला है। इसमें हम लोग बहुत ही बढ़िया बढ़िया चीज़ें देखेंगे। सब कुछ हम लोग वही जैसे हमेशा से करते आ रहे हैं एनिमेशन के फॉर्म में देखेंगे। तो काफ़ी मज़ेदार कोर्स होगा ये, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आईपीएफएस, हमें आईपीएफएस की ज़रूरत क्यों है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ आईपीएफएस। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, तो हमारी जो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होती है वो कुछ इस तरह से दिखती है, राइट। जहाँ पे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, जहाँ पे एक फ्रंट एंड होता है, और ये दोनों चीज़ों को जब हम डिप्लॉय करते हैं एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क पे, तो हमें एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन मिल जाती है। और ये चीज़ मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको पहले ज़रूर से देख लीजिए। अब लेट्स से आप क्या करते हो, आप एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाते हो, ठीक है। और वो डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का काम क्या है, उस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का काम है कि वो वोटिंग कंडक्ट कराती है, ठीक है। मतलब वो वोटिंग कंडक्ट कराती है। अब आप जब वोटिंग कंडक्ट करा रहे हो तो हो सकता है कि जो पर्सन वोट कर रहा है, आप चाहो कि उसकी हम इमेज भी अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन में स्टोर कराएं। मतलब कि जब भी कोई वोट करने आए तो उसकी इमेज भी हम वहाँ पे स्टोर करा सके, जैसे कि आजकल होता है, राइट। जैसे हमारे पास अभी आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, तो सब में हमारी इमेजेस होती है, राइट। हमारा डेटा भी होता है प्लस हमारी इमेजेस होती है। तो लेट्स से आपको एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनाना चाहते हो जहाँ पे एक वोटिंग सिस्टम की एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन है, और आप स्टोर करना चाहते हो इमेजेस ऑफ दैट पर्सन जो कि वोट कर रहा है, जो कि कुछ इस तरह से लगेगा, राइट। बट अब क्वेश्चन आपसे ये है कि जो भी आप फोटोज, लेट से एक फोटोज हो गई, या कुछ लेट से आप कुछ पर्टिकुलर फाइल्स स्टोर करना चाहते हो, या लेट से कोई पर्टिकुलर वीडियोस आप स्टोर कराना चाहते हो अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पे, वो फाइल्स, वो फोटोज, वो इमेजेस आप कहाँ स्टोर कराओगे। एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आप कहोगे अपने ब्लॉकचेन पे। अपने एक तरह से ब्लॉकचेन पे हम क्या करेंगे कि फाइल्स को, ये इमेजेस को या फिर ये वीडियोस को स्टोर करा देंगे। बिल्कुल सही, आप ये बिल्कुल करा सकते हो। बट द प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप कुछ इस तरह की चीज़ करोगे, मतलब अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन की, मतलब जो आपकी ब्लॉकचेन पे एक तरह से जब आप फोटोज, फाइल्स या वीडियोज जो ये चीज़ें स्टोर कराओगे, तो उसमें आ जाती है बहुत ज़्यादा कॉस्ट। क्योंकि हम लोगों ने इथेरियम में पढ़ा है कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है, अगर आप उस पर कुछ भी स्टोर कराते हो तो उसमें क्या होता है, आपको गैस पे करनी पड़ती है। और क्योंकि ये इमेजेस, क्योंकि ये वीडियोस, क्योंकि ये फाइल्स इतनी बड़ी बड़ी होती है, तो आपको हद से ज़्यादा गैस फी पे करनी पड़ेगी उस केस में। मतलब आपने अपना स्टार्टअप शुरू किया था, वो पूरी तरह से अब आ गया है नीचे, क्योंकि भाई इतना आपके पास पैसा ही नहीं है कि आप उसको स्टोर करा सको इथेरियम की ब्लॉकचेन पे। तो ये तो सॉल्यूशन नहीं हो सकता। मतलब ये फाइल्स आप ब्लॉकचेन पे तो स्टोर नहीं करा सकते, क्योंकि अगर आप स्टोर कराते हो तो आपको बहुत ज़्यादा गैस फी पे करनी पड़ेगी। तो इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन क्या है। इसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को एक सर्वर के साथ अटैच कर दो, जो कि आप बिल्कुल कर सकते हो। आपका फ्रंट एंड जो भी है सारा डेटा आएगा। जो चीज़ ज़रूरी है, जो चीज़ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लायक चीज़ें हैं, जैसे जो कोडिंग पार्ट है, आप हो सकता है इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में रखो। और जो भी आपका डेटा हो वो आप क्या करो, अपने सर्वर के थ्रू, मतलब अपने डेटाबेस में या कहीं और पे स्टोर करा लो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अपने फ्रंट एंड को अपने सर्वर से कनेक्ट करोगे, और ये सर्वर क्या करेगा, सारा डेटा डेटाबेस में स्टोर कर देगा। ये भी एक अच्छा खासा सॉल्यूशन है जो कि आपके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, जहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा फीस पे करनी पड़ी थी, इतना ज़्यादा गैस अमाउंट आपका वेस्ट हो रहा था। बट इसमें भी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है सेंट्रलाइजेशन की। अगर हम बात करें सर्वर की, तो सर्वर एक तरह से एक सेंट्रलाइज एंटिटी बन गई। मतलब आपने एक डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन तो बनाई जो कि ब्लॉकचेन पे वर्क कर रही थी, मगर आप ये डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन को ऑपरेट करने के लिए एक सेंट्रलाइज
चीज़ का यूज़ कर रहे हो जो कि एक सर्वर है और जिस पे कोई भी कभी भी अटैक कर सकता है। और ये सर्वर, क्योंकि भाई ब्लॉकचेन तो है नहीं कि जो कि इम्यूटेबल हो, डिस्ट्रीब्यूटेड हो, राइट, ये तो एक सेंट्रलाइज एंटिटी है। इस पे कोई भी अटैक कर सकता है, कभी भी ये सर्वर बंद हो सकता है, मतलब कि एट द एंड आपकी डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मतलब जो एक एसेंस होता है डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन का, जिस वजह से ये डिसेंट्रलाइज कहलानी जानी चाहिए थी, उस वजह से मगर वो कहला नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको सर्वर से अटैच कर लिया है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? और इसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ एक है, और वो है आपका IPFS। इसीलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि IPFS क्या है। आई थिंक यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि IPFS की हमें ज़रूरत क्यों है। पहली चीज़, ये हमारा जो ये गैस जो हमें पे करनी पड़ी थी इतनी हैवी फाइल्स को स्टोर करने पे अपनी ब्लॉकचेन पे, उससे हम बच सकते हैं IPFS के थ्रू। दूसरी चीज़, हमें कोई भी सेंट्रलाइज एंटिटी का यूज़ नहीं करना होगा अपने डेटा को स्टोर करने के लिए। तो यहीं पे हमें IPFS की ज़रूरत पड़ती है। व्हाट इज़ IPFS? तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम लोग बात करें IPFS की, तो IPFS एक पीयर टू पीयर डिस्ट्रीब्यूटेड डिसेंट्रलाइज फाइल सिस्टम है। जी हाँ, ये अगर आप तीनों प्रिंसिपल को देखेंगे, पीयर टू पीयर, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये तीनों प्रिंसिपल हम अपने ब्लॉकचेन में भी फॉलो करते थे, राइट, जहाँ पे हमने देखा था किस तरह से P2P, डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें वर्क करती है। और इस पर मैंने बहुत ही अच्छे से बात की है अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में। बट स्टिल, अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, हम लोग आने वाले वीडियोज़ में जब वर्किंग और IPFS देखेंगे तो वहाँ पर मैं इस चीज़ को और थोड़ा आपको क्लियर कर दूँगा। बट हाँ, एक चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये एक फाइल सिस्टम है। तो ये एक पीयर टू पीयर डिसेंट्रलाइज डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम है। मतलब ये फाइल्स को आपके डायरेक्टरीज और फाइल के स्ट्रक्चर में सेव करता है। तो इसीलिए ये एक फाइल सिस्टम है, ना कि ब्लॉकचेन है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल जो ब्लॉकचेन में यूज होते हैं, ठीक उसी प्रिंसिपल पे ये भी बेस्ड है। बट हाँ, ये एक फाइल सिस्टम है। IPFS दो डेटा स्ट्रक्चर का यूज करता है फाइल्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। और वो दो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड हैश टेबल और दूसरा है हमारा मर्कल टैग, जिस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि इस वीडियो का मतलब इस कोर्स का पार्ट नहीं होंगे। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये काफ़ी जनरलाइज टॉपिक है, ये सिर्फ और सिर्फ IPFS से रिलेटेड नहीं है। तो इस पर मैं अलग से वीडियोज़ बनाऊंगा। अगर हम बात करें इसकी प्रोटोकॉल की, तो इसका प्रोटोकॉल भी काफ़ी कुछ सिमिलर है आपकी बिट टॉरेंट की तरह। अगर आपने लेट्स से टॉरेंट से कभी मूवीज़ डाउनलोड की है, फाइल्स डाउनलोड की है, ऑडियो वीडियो कुछ भी डाउनलोड की है, तो जिस प्रिंसिपल पे आपका एक टॉरेंट वर्क करता है, जिस प्रोटोकॉल पे आपका टॉरेंट वर्क करता है, सिमिलरली उसी प्रिंसिपल पे आपका ये IPFS भी वर्क करता है। मगर ये सिमिलर है, ये मत समझिएगा कि ये सेम है, काफ़ी कुछ हद तक उसी तरह पे ये वर्क करता है। और ये सारी चीज़ें मैं सही बताऊँ तो आपको और भी क्लियर हो जाएंगी जैसे हम लोग वर्किंग और IPFS वाली वीडियो में जाएंगे, ठीक है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है IPFS के बारे में वो ये है कि ये कंटेंट एड्रेसिंग को यूज़ करता है, ना कि लोकेशन एड्रेसिंग। लोकेशन एड्रेसिंग आपके जो ट्रेडिशनल वेब सिस्टम है, जो कि आप HTTPS यूज़ करते हो, वो लोकेशन एड्रेसिंग को फॉलो करता है। जबकि आपका जो IPFS है ये कंटेंट एड्रेसिंग को फॉलो करता है। और इसका क्या मतलब है, आइए समझते हैं। अगर हम बात करें लोकेशन एड्रेसिंग की, मतलब हमारे एक ट्रेडिशनल वेब सिस्टम की, तो लेट्स से अगर आप अपने सिस्टम पे कोई वेबसाइट ओपन करते हो, आपने डाला लिंक अपनी वेबसाइट का और आपने प्रेस किया इंटर, तो जैसे ही आप प्रेस करते हो इंटर, तो ये क्या करता है, तुरंत से इस पर्टिकुलर ये URL है, ये जो URL है, ये आपको कहाँ लेके जाता है, उस पर्टिकुलर सर्वर के पास। जो कि अगर इस केस में देखा जाए, क्योंकि ये YouTube का URL है, तो ये YouTube के थ्रू ये जो सर्वर है वो मेंटेन किया जा रहा है। मतलब कि आप एक तरह से जैसे ही कोई रिक्वेस्ट करते हो तो ये तुरंत कहाँ जाता है, YouTube के सर्वर पे जाता है। और जो भी आपने रिक्वेस्ट की है उसके लिए ये सर्वर आपको क्या करता है, रिस्पॉन्स बैक करता है। जैसे आपने कोई वीडियो के लिए रिक्वेस्ट की है तो यहाँ पे ये सर्वर रिक्वेस्ट करेगा और फिर सर्वर क्या करेगा, उसको आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो ये जो चीज़ हो रही है, राइट, ये चीज़ बेसिकली लोकेशन बेस्ड है। लोकेशन बेस्ड क्यों है? क्योंकि आप जैसी URL यहाँ पे डालते हो, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL के नाम में ही लिखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, मतलब कि जो कि आपकी रिसोर्सेज को लोकेट कर रहा है, राइट। मतलब ये क्या कर रहा है, जैसे आपने URL डाला YouTube का, तो उसने लोकेट किया आपके लिए YouTube की वेबसाइट को, जो कि कहाँ पे है, ये आपके YouTube के सर्वर पे है। तो ये जो चीज़ हो रही है ये बेसिकली कहलाती है लोकेशन एड्रेसिंग। मगर जब हम बात करते हैं IPFS की, तो IPFS में इस तरह से काम नहीं होता है। IPFS में क्या होता है, मगर अगर हम बात करें IPFS की, तो IPFS में जब भी आप कोई डेटा अपलोड करते हो, राइट, जैसे आपने कोई डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा कुछ भी अपने IPFS में अपलोड किया, IPFS क्या करता है, इस डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो की हैशिंग परफॉर्म करता है। और इसके लिए ये SHA-256 या फिर कोई और भी एल्गोरिथम का यूज़ कर सकता है। बट मेनली अगर आप देखोगे बाय डिफॉल्ट ज़्यादातर केसेस में ये SHA-256 का यूज़ करता है। और जो भी डॉक्यूमेंट, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा आपने IPFS में दिया है, उस पर SHA-256 परफॉर्म करके वो हमें इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का, ऑडियो या वीडियो का हैश प्रोवाइड करता है, राइट। और इसके बारे में भी हम लोगों ने काफ़ी डिटेल में बात की हुई है SHA-256 के बारे में। अगर आपने मेरा ब्लॉकचेन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसको आप देख लिया, वहाँ पे मैंने इस चीज़ के बारे में बात की हुई है। तो इससे हुआ क्या,
जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ऑडियो या आईपी मतलब जैसे ही ये डॉक्यूमेंट ऑडियो या वीडियो हमारे आईपीएफएस में गया, उसने क्या किया, इस पे हैश फॉर्म किया। और जैसे कि हमें पता है कि हर एक डॉक्यूमेंट का, हर एक ऑडियो, हर एक वीडियो का अपना एक यूनिक हैश होता है, राइट। और इसके बारे में भी मैंने बहुत अच्छे से ब्लॉकचेन के कोर्स में बताया हुआ है। तो क्या होता है कि जब भी हमें उस डॉक्यूमेंट को, उस ऑडियो को या उस वीडियो को आइडेंटिफाई करना होता है, फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, उसके हैश का यूज़ करते हैं। तो हम उसकी लोकेशन का यूज़ नहीं करके किसका यूज़ करते हैं, उसके हैश यूज़ करते हैं, क्योंकि हैश एक तरह से उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, राइट। अगर आप प्रीवियस केस की बात करें, प्रीवियस केस में कैसे होता है, प्रीवियस केस में जब भी यूट्यूब को कोई डेटा स्टोर करना होता है तो वो क्या करता है, अपने सर्वर पे करता है। और जब भी आपको वो डेटा चाहिए होता है तो आप क्या करते हो, वहाँ से सर्वर से रिक्वेस्ट करते हो, राइट। तो आप यूनिफॉर्म यूनिवर्सल लोकेटर दैट इज यूआरएल का यूज़ करते हो और आपको वो सर्वर पे पहुंचाता है और आप सर्वर से वो डेटा ढूंढ लेते हो और फिर आपको सर्वर रिस्पॉन्ड बैक करता है। अगर आईपीएफएस में अगर आप देखोगे तो अगर हमें डेटा ढूंढना है तो हमें कोई यूआरएल नहीं डालना, हमें सिंपली क्या करना है, उस पर्टिकुलर डेटा का हैश यूज़ करना है। मतलब एक तरह से आप समझ लो, हम उसके नाम से उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ना कि वो कहाँ रहता है। हम ये नहीं देख रहे कि उस कौन सी जगह पे रहता है। लेट से अगर कोई पर्सन है, कोई फ्रेंड है आपका, वो फ्रेंड कहाँ रहता है आप इससे नहीं आइडेंटिफाई कर रहे कि वो लेट से इलाहाबाद में रह रहा है या फिर मिर्ज़ापुर में रह रहा है या फिर मुंबई में रह रहा है, पुणे में रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप कैसे उसको आइडेंटिफाई करते हो, आप उसके नाम से एक तरह से उसको आइडेंटिफाई करते हो, कुछ इस तरह से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आईपीएफएस वर्क करता है। का स्वागत है और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं द डिफरेंस बिटवीन आईपीएफएस एंड एचटीटीपी। तो आइए शुरू करते हैं। तो आईपीएफएस और एचटीटीपी के बीच में डिफरेंस समझने से पहले आइए इनके आर्किटेक्चर को देख लेते हैं कि किस तरह से हमारा आईपीएफएस और एचटीटीपी का आर्किटेक्चर शो होता है। तो अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो हमारा आईपीएफएस का आर्किटेक्चर कुछ इस तरह से शो करता है। जहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक आईपीएफएस का नेटवर्क है और यहाँ पे आप देखेंगे ये जो A B C E F है, ये सब आईपीएफएस की हमारी नोड है। और लेट्स से अगर यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर नोड को कोई डेटा चाहिए तो वो क्या कर सकता है, वो डेटा इन सारी नोड से रिक्वेस्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल, लेट्स से अगर ए को कोई डेटा चाहिए तो वो डेटा कहाँ से रिक्वेस्ट कर सकता है, वो एफ से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, ई से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, सी से भी रिक्वेस्ट कर सकता है, बी से भी रिक्वेस्ट कर सकता है और इन सब से मिला के भी रिक्वेस्ट कर सकता है। अब ये चीज़ कैसे होती है, ये चीज़ हम लोग अपने वर्किंग वाले वीडियो में देखेंगे। बट ये यहाँ पे अगर आप बस इतना समझ लीजिए कि वो सबसे डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है, सबसे एक साथ डेटा रिक्वेस्ट कर सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। वही अगर आप बात करेंगे एचटीटीपी की, तो यहाँ पे इस तरह से चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। और लेट्स से अगर इस क्लाइंट को कोई भी डेटा चाहिए तो वो किससे रिक्वेस्ट करता है, वो इस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूट्यूब चला रहे हैं तो आप यूट्यूब सर्च करते हैं और आपको यूट्यूब फिर वो डेटा प्रोवाइड करता है। फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक वो डेटा प्रोवाइड करता है। और लेट्स से अगर आप अमेजोन चला रहे हैं तो अमेजोन वो डेटा आपको प्रोवाइड करता है। तो यहाँ और यहाँ में आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहाँ पे आपके पास ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं डेटा को कलेक्ट करने की, डेटा को रिक्वेस्ट करने की, वहीं पे अगर आप बात करेंगे यहाँ पे एचटीटीपी की, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है, वो है ये सर्वर। अगर ये सर्वर को कुछ भी होता है तो आपको डेटा नहीं मिलेगा। आइए अब कुछ और डिफरेंसेस देख लेते हैं और मैंने इन डिफरेंसेस को यहाँ पे टैबुलर फॉर्म में शो किया हुआ है, तो आपको ये समझने में भी काफ़ी आसानी होगी। अगर हम बात करें आईपीएफएस और एचटीटीपी की, तो आईपीएफएस हमारा कंटेंट एड्रेसिंग पे वर्क करता है और ये चीज़ हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही कवर अप की थी, तो मैं इस वीडियो में इसको ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, आप पिछले वीडियो में इसको देख सकते हैं। वहीं पे अगर एचटीटीपी की बात करें तो वो लोकेशन एड्रेसिंग पे वर्क करता है। अगर हम आईपीएफएस की बात करें तो इसको कोई कंट्रोल नहीं करता और रीज़न बहुत ही सिंपल है। अगर आप आईपीएफएस का वही आर्किटेक्चर देखें तो यहाँ पे कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे आईपीएफएस को, तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है, राइट। मतलब कि जिसकी किसी एक पर्सन के पास डेटा नहीं है, यहाँ पे सबके पास डेटा है जिससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। अगर आपको बी मना भी करता है, मान लेते हैं, तब आप EEFC है आपके पास, आप जिससे डेटा की रिक्वेस्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप बात करो अपने इस मॉडल की, तो यहाँ पे जिसका ये सर्वर है उसी के पास पावर है, मतलब जिसके पास सर्वर उसी की पावर। अगर जो ये सर्वर कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी है, जैसे वो हो सकती है फेसबुक हो, यूट्यूब हो, अमेजोन हो, अगर वो चाहे तो वो कह सकती है कि हम आपको डेटा नहीं देंगे और आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ केसेस को देखें, जैसे यहाँ पे ट्विटर में एक केस हुआ था जहाँ पे ट्विटर क्या कर रहा था, लोगों को बैन कर रहा था। क्यों? क्योंकि ट्विटर के पास पूरे इस सर्वर का, क्योंकि वो ट्विटर का ही सर्वर था, इसका कंट्रोल था, वो जिसको चाहे जो चाहे वो कर सकता था। तो ये चीज़ होती है आईपीएफएस और एचटीटीपी में। तो यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं करता है, यहाँ पे वही कंट्रोल करता है जिसके पास उस मतलब जो लोकेशन को कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से जो जिसके पास उस लोकेशन की अथॉरिटी है, और वो लोकेशन क्या है, आपका सर्वर। अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो ये काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट है, वहीं पे एचटीटीपी इतना एफिशिएंट नहीं है।
और इसका भी रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि आईपीएफएस में इतने सारे नोड्स हैं जिनसे आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो अगर आपको कुछ पर्टिकुलर डेटा, लेट से यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसे अगर आपको कोई ऑडियो सॉन्ग ए को डाउनलोड करना है, तो वो क्या कर सकता है, इन सब से 25% ऑफ डेटा ऑडियो का ले सकता है। ये कैसे होता है, मैंने जैसे बताया, ये हम लोग वाइपरिंग ऑफ आईपीएफएस में देखेंगे। पर वो क्या कर सकता है, 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ डेटा, 25% ऑफ डेटा और 25% ऑफ डेटा सब से ले सकता है, जिससे क्या हुआ कि बैंडविड्थ पे, किसी एक पर्टिकुलर नोड की बैंडविड्थ पे इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ा। वहीं अगर आप इसकी बात करें, तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी डेटा चाहिए, लेट्स से इस क्लाइंट को कोई ऑडियो डाउनलोड करना है, तो इसको इस सर्वर का यूज़ करना होगा। तो ये क्या करेगा, इस पूरी बैंडविड्थ का यूज़ करेगा, एक तरह से 100% बैंडविड्थ का यूज़ करेगा। तो अगर हम बात करें बैंडविड्थ के टर्म्स में, तो भी आईपीएफएस ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू एचटीटीपी। अब इसी में अगर आप सोचिए, इसमें लैक्स ऑफ क्लाइंट्स हैं, तो क्या होगा, सर्वर एक टाइम के बाद हो सकता है डाउन हो जाए, क्योंकि बस उसके बाद इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतने सारे क्लाइंट्स को हैंडल कर सके। मगर ये चीज़ अगर आप आईपीएफएस के केस में देखेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आईपीएफएस के भाई इतने सारे ऑप्शंस हैं, वो किसी से भी डेटा ले सकता है, तो उसको कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम में जाने की, मतलब वो इस तरह की कभी प्रॉब्लम में जाएगा ही नहीं। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें डेटा की परसिस्टेंसी की, तो आईपीएफएस में डेटा हमेशा के लिए, क्योंकि भाई डेटा आपका हर नोड पे है, जो भी आईपीएफएस का नेटवर्क का पार्ट है। वहीं एचटीटीपी की बात करें, तो वहाँ पे डेटा सिर्फ और सिर्फ आपके सर्वर पे है। तो अगर सर्वर डाउन, तो आपका डेटा चला गया है। और ऑन एन एवरेज 100 डेज तक ही आपका जो वेब पेज होता है, अगर एक एवरेज वेब पेज की बात करें, तो 100 डेज के बाद आपका वेब पेज गायब हो जाता है। अगर इसको एग्जांपल दें, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप वर्डप्रेस आपने कभी यूज़ किया, अगर आपने उसने फ्री के ब्लॉग वाले फीचर को यूज़ किया है, अगर आपका ब्लॉग सही से नहीं चल रहा है, आपने कई सारे ब्लॉग्स डाले, अगर आपका ब्लॉग अच्छे से नहीं परफॉर्म कर रहा है, तो वर्डप्रेस क्या करता है, कुछ टाइम के बाद आपका वो जो ब्लॉग है उसको डिलीट कर देता है। तो आपका जो वेब पेज है, वो मतलब आपने इतनी मेहनत से बनाया था, मगर अब वो क्या होगा, बिकॉज सर्वर अब डाउन हो चुका है, या फिर सर्वर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, या आप सर्वर, वो जो कंपनी थी जो उस सर्वर को चला रही थी, वो एग्जिस्ट नहीं करती। इस वजह से क्या होगा, आपका जो डेटा था वो पूरे की तरह लॉस हो जाएगा, आपका वो जो वेब पेज था वो पूरा लॉस हो जाएगा। अगर हम बात करें आईपीएफएस की, तो ये कभी डाउन नहीं होता। रीज़न, क्योंकि इसमें इतने सारे नोड्स हैं, इतने सारे आईपीएफएस के नोड्स हैं। तो अगर कोई एक पर्टिकुलर नोड डाउन भी हो जाता है, बंद भी हो जाता है, तो हम दूसरी नोड से डेटा ले लेंगे। वहीं अगर हम बात करें एचटीटीपी की, तो यहाँ पे एक ही सर्वर है, अगर वो डाउन हो गया तो आप कभी भी डेटा नहीं ले पाएंगे। और ये भी कई सारे एग्जाम्पल अब हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि इसमें बताने की ज़रूरत है। अगर इंस्टाग्राम का सर्वर डाउन हो गया, आप इंस्टाग्राम नहीं चला पाएंगे। अगर आप फेसबुक का सर्वर डाउन हो गया, आप फेसबुक नहीं चला पाएंगे। तो ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो इसी तरह से अगर आप देख भी सकते हैं, ये आईपीएफएस आपके एचटीटीपी पे काफ़ी ज़्यादा भारी है, और आने वाले टाइम में हो सकता है आईपीएफएस एचटीटीपी को पूरी तरह से ख़त्म भी कर दे। बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये आने वाले टाइम में हम लोग देख सकते हैं। हम लोग बात करने जा रहे हैं वर्किंग ऑफ आईपीएफएस के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें वर्किंग ऑफ आईपीएफएस के बारे में, तो उससे पहले हमें जानना होगा आईपीएफएस नोड क्या होती है। तो आईपीएफएस नोड वो हर नोड है जो कि आईपीएफएस के सॉफ्टवेयर को रन करिए, मतलब जो भी सिस्टम आईपीएफएस के सॉफ्टवेयर को रन कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, वो आपका आईपीएफएस नोड कहलाएगा। अब कंसिडर करते हैं कि ये हमारा आईपीएफएस का एक नेटवर्क है, ठीक है, जहाँ पे ए बी ई सी एफ ये सब क्या है, आईपीएफएस की नोड है। मतलब कि ये क्या कर रही है, ये आईपीएफएस का सॉफ्टवेयर को एक तरह से अपने पास अपने सिस्टम पे रन कर रहे हैं, और जो कि हम लोग भी प्रैक्टिकली करके देखेंगे आने वाले वीडियोज़ में। बट अभी हम लोग इसको थ्योरेटिकली समझेंगे किस तरह से आईपीएफएस वर्क करता है, ठीक है। अब लेट्स से ए क्या है, एक इमेज को अपलोड करना चाहता है आईपीएफएस पे, ठीक है। तो ये एक इमेज है, कोड एडिटर की इमेज है, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये कोड एडिटर की एक इमेज है, और ए चाहता है कि मैं इसको आईपीएफएस में अपलोड कर दूँ। तो ए क्या करेगा, अपने सिस्टम पे आईपीएफएस का सॉफ्टवेयर रन करेगा, और फिर क्या करेगा, इस इमेज को आईपीएफएस पे स्टोर कर देगा। तो जैसे ही ए आईपीएफएस पे ये इमेज अपलोड करेगा, तो क्या होगा, ए के पास ये इमेज एज अ कैश में, मतलब जो इसकी कैशे मेमोरी है, जो ए की कैशे मेमोरी है, उसमें जाके ये इमेज क्या हो जाएगी, जाके स्टोर हो जाएगी। अब ये जब इमेज ए की कैशे में स्टोर हो जाएगी, तो आईपीएफएस के थ्रू अब क्या होगा, ये इमेज जो आप देख रहे हो, जो ए के पास अब स्टोर होगी, इसके कैशे में स्टोर हो गई है, अब वो क्या होगी, सारे जितने भी यहाँ पे पीयर्स हैं, ये बी सी ई एफ, इन सब को ये इमेज अब एक्सेसिबल हो जाएगी। एक्सेसिबल हो जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि इन सब के पास ये इमेज आ गई है, बस मैं कह रहा हूँ ये एक्सेसिबल है, मतलब कि अब ये चाहे तो ए से इस इमेज के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आईपीएफएस का जैसे ए ने सॉफ्टवेयर रन किया, ये इमेज क्या हुई, ए के कैशे में आके स्टोर हो गई, ठीक। अब इस इमेज को हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। अब लेट्स से, ठीक है, अभी ए के पास ही ये इमेज है, अभी किसी और के पास ये इमेज नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ हम मान रहे हैं कि ये जो आईपीएफएस है, जब ए ने इसको अपलोड किया तो यहाँ पे ए के पास ये इमेज है।
बट अब ये एक्सेसिबल हो गई है सारी के सारे जितने भी IPFS के नोड हैं। अब मान लेते हैं कि ई को भी ये इमेज चाहिए, तो वो क्या कहेगा IPFS से, वो कहेगा कि भाई जितने भी मेरे पास पीयर्स हैं किसी के पास क्या ये वाली इमेज है। ठीक है, अब ये सब कैसे होगा ये हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लो। ई क्या करेगा, ई कहेगा कि क्या भाई IPFS किसी के पास ये कोड रीडर वाली इमेज है क्या। तो IPFS क्या करेगा, जितने भी पेयर्स होंगे उनको सर्च करेगा और चेक करेगा कि अच्छा किसके पास ये कोड रीडर वाली इमेज है। वो तुरंत से वो इमेज क्या करेगा, ई को वहाँ से ट्रांसफर कर देगा। तो इस केस में अभी सिर्फ और सिर्फ ए के पास वो इमेज थी, तो क्या हुआ, जैसे ही ई ने रिक्वेस्ट की तो ए से वो इमेज कहाँ पे आ गई, ई के पास आ गई। और ये इमेज भी अब ई के कैशे में स्टोर हो चुकी है, और ये इमेज भी अब सारे पीयर्स को एक्सेसिबल है। मतलब कि ये इमेज और ये इमेज अब सारे जितने भी पीयर्स हैं यहाँ पे BCE BCF, इन सब को ये इमेज क्या है, एक्सेसिबल है। ए को भी एक्सेसिबल है, मगर ए के पास पहले से ही है तो आई डोंट थिंक सो उसमें कोई सेंस बनता है। मगर हाँ, BCF के पास अब यहाँ से भी वो चाहे तो इस इमेज को ले सकते हैं, चाहे तो यहाँ से भी वो इमेज को ले सकते हैं। और अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है, अब मान लेते हैं एफ को भी ये कोड रीडर वाली इमेज चाहिए, ठीक है, जो ए के पास भी है जो ई के पास भी है। अब एफ फिर से IPFS से कहेगा भाई मुझे इमेज चाहिए कोड रीडर वाली, तो IPFS फिर से पूछेगा किसके किसके पास ये इमेज है, तो तुरंत से आंसर आएगा ए के पास और ई के पास। अगर ये नॉर्मल क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता तब क्या होता, तब वो होता कि या तो ए से पूरी इमेज मतलब आ जाती इफ के पास, या तो फिर ई के पास, ई से वो इमेज एफ के पास आती थी। ऐसे ही होता है ना क्लाइंट सर्वर में कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है, क्लाइंट कोई रिक्वेस्ट करता है और क्लाइंट्स फिर जो भी रिक्वेस्ट करता है सर्वर उसको ट्रांसफर कर देता है। मगर क्योंकि अब हम लोग IPFS यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम यूज़ कर रहे हैं जो कि एक पीयर टू पीयर टाइप का है, अब क्या होगा, लेट से जब एफ रिक्वेस्ट करेगा इस इमेज के लिए, तो IPFS क्या करेगा, IPFS का प्रोटोकॉल क्या करेगा, वो कुछ अमाउंट ऑफ इमेज ए से ट्रांसफर कर देगा और कुछ अमाउंट ऑफ इमेज ई से ट्रांसफर कर देगा। इसका क्या मतलब है, मान लेते हैं कि अगर ये इमेज लेट से 10 KB की है, ठीक है, 10 KB की इमेज थी, तो वो क्या करेगा, कुछ चंक ऑफ इमेज मतलब कुछ अमाउंट ऑफ डेटा, लेट से 2 KB ऑफ डेटा, 2 KB ऑफ इमेज वो ए से एफ के पास भेजेगा, और जो रिमेनिंग 8 KB ऑफ इमेज है वो कहाँ से भेजेगा, वो ई के पास से भेजेगा। ऐसा कैसे हो पा रहा है, ये IPFS सारी चीज़ें अपने आप मैनेज कर लेता है। उसके पास जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, इसके बारे में हमने बात भी की थी, उनके थ्रू ये सारी चीज़ें वो मैनेज कर लेता है। तो वो क्या करेगा, 2 KB ऑफ इमेज उसने ए से ली, 8 KB ऑफ इमेज उसने ई से ली, और टोटल जो 10 KB ऑफ इमेज की इधर से और इधर से मिला के 10 KB ऑफ इमेज किसको दे दी, एफ को दे दी। अब ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यहाँ से 2 ही KB होगा, हो सकता है यहाँ से 5 KB ऑफ इमेज है, यहाँ से 5 KB ऑफ इमेज है। मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अब एक फ़ायदे वाली चीज़ हो रही है कि किसी एक पर्टिकुलर पीयर पे कोई जोर नहीं पड़ेगा, उसकी बैंडविड्थ पे कोई जोर नहीं पड़ेगा। रीज़न भी क्योंकि अब आधा अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है ए से मिल रहा हो, कुछ अमाउंट ऑफ डेटा ई से मिल रहा हो, और इससे क्या हुआ, किसी की भी बैंडविड्थ पे ज़्यादा असर नहीं पड़ा। अगर यही चीज़ क्लाइंट सर्वर होती तो पूरा पूरा असर किससे पड़ता, सर्वर पे पड़ता, क्योंकि हम सर्वर से ही इमेज को रिक्वेस्ट कर पाते। मगर इस केस में हम कुछ कुछ अमाउंट ऑफ इमेज, जितने लोगों के पास वो इमेज है, मतलब ए ई के पास है, तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी इमेज वहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब हमारे पास IPFS नेटवर्क में अगर आप देखोगे तो 3 जगह ये इमेज आ चुकी है। अब लेट्स से अगर सी को ये इमेज चाहिए, तो अब सी क्या कर सकता है, फिर से रिक्वेस्ट करेगा IPFS से। IPFS क्या करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इमेज यहाँ से, कुछ अमाउंट ऑफ इमेज यहाँ से, और कुछ अमाउंट ऑफ इमेज यहाँ से ट्रांसफर करेगा। और ये भी कोई मैंडेटरी क्राइटेरिया नहीं है, ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप किस पीयर के पास कितने हो, किस पीयर की नेटवर्क स्पीड कितनी है, इन सारी चीज़ों पे क्राइटेरिया पे डिपेंड करता है। हो सकता है सिर्फ और सिर्फ एफ और ई से ही डेटा इसी के पास है, हो सकता है कि AEF सबसे डेटा सा मतलब उसके पास है, लेट्स से 10 KB की अगर इमेज थी, 3 KB यहाँ से आया, 4 KB यहाँ से आया, और रिमेनिंग जो 3 KB था वो एफ के पास आया। और ये भी हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ किसी ई या एफ से ही पूरी पूरी इमेज आ जाए। तो ये सारी पॉसिबिलिटी हैं और ये सब चीज़ें प्रोटोकॉल मैनेज करता है, आपको इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना होता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्या है, पॉसिबिलिटी हमारे पास ये है कि इमेज कहीं से भी अब आ सकती है, थोड़ी थोड़ी अमाउंट से, चंक्स ऑफ ब्लॉक्स ऑफ इमेज में वो आ सकती है और सी के पास स्टोर हो सकती है। तो इस तरह से क्या होगा, सी के पास भी इमेज आ जाएगी। अब एक और केस की बात कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है कि मान लेते हैं कि जो हमारे AEFC थे, ये सब क्या है, अब हमारे IPFS के नोड है जिनके पास ये इमेज है। कुछ टाइम बाद क्या हुआ, AEF ने कहा कि भाई हमें क्या है ना, नोड नहीं बनना है, हम अपने आप को ऑफ कर दे रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अपने आप को ऑफ कर दिया। उन्होंने बिल्कुल अपने आप को ऑफ कर दिया। मगर अगर आप ध्यान से देखोगे तो डेफिनेटली अगर बी यहाँ से डेटा नहीं ले सकता, मतलब AEF से तो डेटा नहीं ले सकता, मगर अभी भी वो डेटा कहाँ से ले सकता है, सी से वो डेटा ले सकता है और उस डेटा की रिक्वेस्ट सी से कर सकता है। तो इससे क्या चीज़ प्रूव होती है,
इससे ये चीज़ शुरू होती है, लेट से अगर कल को हमारे पास मतलब एक नेटवर्क में थाउजेंड्स ऑफ आईपीएफएस की नोड्स हैं, अगर उसमें से कल को अगर 100 या फिर कुछ 10 बंद भी हो जाती हैं, स्टिल आपका जो डेटा था वो हमेशा के लिए प्रेजेंट रहेगा आईपीएफएस के नेटवर्क पे। क्योंकि अगर आप पीछे वाले पे मतलब पीछे वाले स्लाइड पे अगर हम फिर से जाएं, तो ये तीनों लोग क्या हो चुके थे, एक तरह से अपने आप को ऑफ कर चुके थे, अपने आप को कट ऑफ कर चुके थे। अगर ये चीज़ क्लाइंट सर्वर के फेस में होती तो क्या होता, अगर मान लो ये सब सर्वर होते तो अब हमें अपना डेटा कहीं से भी नहीं मिल पाता, क्योंकि सर्वर क्या हो गया है, बंद हो चुका है। मगर क्योंकि ये एक आईपीएफएस एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, अभी भी ये डेटा कहीं ना कहीं अवेलेबल है, जो कि सी है। तो अब बी क्या कर सकता है, ये डेटा सी से भी ले सकता है। तो यहाँ पे तो मैंने बहुत ही छोटा सा एग्जांपल लिया जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 सिस्टम है, मगर आप इमेजिन करो जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ नोड्स हैं और आपने अपना डेटा आईपीएफएस पे नोड पे मतलब आईपीएफएस पे अपलोड कर दिया है। अब आपका डेटा अगर कोई कोई रिक्वेस्ट करता है, जैसे जैसे जो जो रिक्वेस्ट करता जाता है, आपका डेटा वो क्या होता जाएगा, मल्टीपल लाइक थाउजेंड्स ऑफ कॉपी उस डेटा की पूरे नेटवर्क पे बन जाएंगी। और अब आपका डेटा कोई भी रिमूव नहीं कर सकता। अगर कल को कोई चाहता है कि भाई मैं ये बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, ये बंद कर दूंगा, तो बिल्कुल बंद कर सकता है। बट क्योंकि कोई ना कोई नोड ऐसा होगा जिसके पास आपका डेटा होगा, आप क्या कर सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो और अपने डेटा को वहाँ से हासिल कर सकते हो। इसी तरह से आपका आईपीएफएस वर्क करता है। एक बार इसको फिर से समराइज कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई बड़ा प्रोसेस नहीं है आई बिलीव। बस इसमें समझना ये है कि यहाँ पे ए था, तो उसको एक डेटा चाहिए, तो मतलब उसने आईपीएफएस में ये डेटा क्या किया, अपलोड किया। अब ये डेटा ए के कैशे में आ चुका है। अब अगर कोई भी ए से रिक्वेस्ट कर सकता, मतलब अब जैसे ही ये डेटा ए के कैशे में आया, अब कोई भी इस डेटा को रिक्वेस्ट कर सकता है। मतलब जो भी आईपीएफएस की नोड है वो इस डेटा को ए से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले केस में ई ने किया तो ई के पास ये डेटा आ गया। अब ए और ई के पास क्योंकि डेटा है, तो दोनों से भी डेटा लिया जा सकता है। तो एफ क्या करता है, थोड़ा अमाउंट ए से लेता है, थोड़ा अमाउंट ई से लेता है, और ये सब चीज़ें कौन मैनेज करता है, ये हमारा आईपीएफएस मैनेज करता है। आईपीएफएस प्रोटोकॉल मैनेज करता है, जो हमें नहीं करना होता। आईपीएफएस इस सारी चीज़ें देखता है, वो डिपेंडिंग ऑन द इंटरनेट स्पीड, बैंडविड्थ, ये सारी चीज़ों को देखते हुए। एफ के पास भी यहाँ पे डेटा आ गया। अब जैसे ही एफ के पास डेटा आ गया, अब हमें 3 आईपीएफएस की नोड के पास ये डेटा है। अब इन तीनों से कोई भी डेटा ले सकता है, मतलब थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके ले सकता है और डेटा को एक्सेस कर सकता है। जैसे यहाँ पे सी ने इस तरह से कुछ किया, ठीक। अब इस केस में क्या हुआ, जो हमारा नेक्स्ट केस था जहाँ पे कि कुछ आईपीएफएस नोड ने अपने आप को बैक ऑफ कर लिया, अपने आप को हटा दिया, मगर स्टिल हमारा डेटा क्योंकि सी के पास था, तो कोई ना कोई अभी भी सी से वो डेटा ले सकता है। मतलब कि हमारा डेटा एक तरह से डिस्ट्रॉय अभी भी नहीं हुआ है, और क्या कर सकता है, कोई और स्क्रीन नोड इससे सी से रिक्वेस्ट करके वो डेटा अपने पास रख सकता है। इसी तरह से हमारा आईपीएफएस वर्क करता है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं आईपीएफएस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को। प्लस हम लोग देखेंगे कि किस तरह से आईपीएफएस वर्क करता है। मतलब हम लोगों ने पिछले वीडियोस में तो देखा था कि किस तरह से वर्किंग होती है आईपीएफएस की थ्योरेटिकल बेसिस पे, बट इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग इसको प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं, मतलब किस तरह से इसको प्रैक्टिकली हम लोग यूज़। तो ये शुरू करते हैं। तो ये आईपीएफएस की वेबसाइट है ipfs.io। मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आपको बस इस साइट पे आना है, यहाँ पे इंस्टॉल आईपीएफएस डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। यहाँ पे इनके डॉक्यूमेंटेशन है, आप इसके बारे में बहुत डिटेल में जो चीज़ें जानना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में इन्होंने दिया हुआ है। अब आपको यहाँ पे अगर आपके पास जिस तरह का भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें से आपको चूज़ करना है। जैसे मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ चूज़ करूँगा। और अब आप नीचे आ जाइए तो यहाँ पे ही आपको ऑप्शन मिलेगा ये IPFS डेस्कटॉप डाउनलोड पेज, इस पर क्लिक करिएगा। और यहाँ पे आप आएंगे तो नीचे इसमें से ध्यान दीजिएगा, इसमें से ये जो .exe एक्सटेंशन है इसको इंस्टॉल करिएगा, मतलब इस पर क्लिक करिएगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये डाउनलोडिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत ही सिंपल है, ये तो मैंने अपने वैसे अपने पहले से किया हुआ है। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास पहले से है। आपको भी बस सिंपली आँख में क्लिक करना है और फिर इंस्टॉलेशन, जैसे ये इंस्टॉलेशन हो जाए, तो मैं अभी नहीं कंप्लीट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास पहले से है, मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो आपका जब इंस्टॉलेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो आपके पास IPFS का इंस्टॉलर आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा IPFS का इंस्टॉलर यहाँ पे पहले से मौजूद है। एक बार मैं इस पर क्लिक करके भी दिखा देता हूँ। सिंपली आपको क्लिक करना है ओनली फॉर मी, क्योंकि हम ही लोग इसे यूज़ करेंगे, मतलब मैं ही यूज़ करूँगा। तो नेक्स्ट, और फिर नेक्स्ट अगर आप करेंगे तो ये IPFS का प्रोसेस इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल है, कुछ करना नहीं है। सिंपली आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपना IPFS वापस से ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरा IPFS। इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी चीज़ों के बारे में बताया है कि कितना नेटवर्क ट्रैफिक है। आप डेस्कटॉप को देखेंगे, बहुत ही मतलब अच्छा है। इसका UI जो है बहुत ही सूदिंग है, मतलब आइज़ को बहुत सूदिंग है, अच्छा लग रहा है, मतलब देखने में बहुत बढ़िया है। और यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरी पीयर ID है, ये देख रहे हैं आप पीयर ID। तो इसी से लोग मुझे पहचानेंगे, एक तरह से आप ये समझ सकते हैं। फिर क्लिक करते हैं, ये गेटवे हो गया,
ये हो गई एपीआई, ये है एड्रेसेस, ये क्या है मुझे भी इतना अच्छे से आइडिया नहीं है इसका, बट ये है पब्लिक की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी चीज़ें। और अगर आप जाएंगे यहाँ पे पीयर्स पे, तो ये देख रहे हैं ये मेरे पीयर्स हैं, और ये चीज़ें हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब अपने वर्किंग ऑफ आईपीएफएस वाले वीडियो में डिस्कस की हुई है, तो मुझे नहीं लगता अब इसको मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत है। तो इसने आईपीएफएस का जो हमारा सॉफ्टवेयर है, इसने क्या किया है, जितने भी आईपीएफएस के पीयर्स हैं जो हमारे आसपास हैं उनको इसने डिटेक्ट कर लिया। तो देख रहे हैं कम ज़्यादा हो रहे हैं, बिकॉज अगर कोई आईपीएफएस अपना बंद कर रहा होगा, कोई ऑन कर रहा होगा, तो उसी हिसाब से ये नंबर वेरी करता है। ये लोकेशन अननोन, ठीक है, कुछ जगहों की लोकेशन भी दिखा रहा है, और ये लेटेंसी मतलब कितना टाइम लगेगा, पीयर आईडी, कनेक्शन एंड ऑल दोस थिंग, ठीक है। अब आपको कहाँ जाना है, अब आपको जाना है अपने फाइल्स वाले पेज पे। अगर आप देखोगे तो मैंने एक आईपीएफएस पे पहले से ही एक इमेज अपलोड की है। इसको एक बार मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूँ। ये इमेज मैंने एनएफटी का भी ट्यूटोरियल बनाया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो भी देख लें वहाँ पे जाके। और ये मैंने अभी अपलोड किया है अपने आईपीएफएस के सर्वर पे, मतलब आईपीएफएस के गेटवे पे। अब हम लोग क्या करते हैं, किसी और फाइल को अगर अपलोड करना चाहें तो क्या करना, तो यहाँ पे आप देखेंगे इंपोर्ट का ऑप्शन उन्होंने दिया हुआ है, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इसमें से आपको जो भी चीज़ अपलोड करनी है आईपीएफएस के नेटवर्क पे, आपको उसको सेलेक्ट करना है। अगर मुझे फाइल को क्लिक करना है तो मैं फाइल पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे ये आप देखेंगे मेरी ये कोड एडिटर का लोगो है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, ओपन करूँगा, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आ गया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इंपोर्ट कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारे आईपीएफएस के नेटवर्क पे आ चुकी है, ठीक है। अगर आप उसको चेक करना चाहें तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे कॉपी सी आईडी है, शेयर लिंक है, आप शेयर लिंक पे क्लिक कर लीजिए। ये देख रहे हैं आपकी, ये आपके आईपीएफएस की लिंक है। अब इसका मैं मतलब बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ पहले, और इसे क्लोज कर देता हूँ। तो वापस से आ गए हम लोग अपने क्रोम ब्राउज़र पे, और यहाँ पे मैं लिंक पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे हमारी जो आईपीएफएस की इमेज है, जो हमने अपनी कोड एडिटर की इमेज को अपलोड किया था, वो यहाँ पे आपको शो होना शुरू हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो जाएगा, यही है प्रॉब्लम। मैं जब इसको CI उससे कर रहा था, कमांड लाइन इंटरफेस से, तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही थी, बट एट द एंड ये वाला वर्क कर गया, तो इसलिए मैंने कहा इस पर जल्दी से एक वीडियो बना दिया जाए, ना फिर से देख रहे हैं अभी भी ये टाइम लग रहा है, पता नहीं क्यों इतना ये लैग करता है। फिर से रिफ्रेश करता हूँ। फिलहाल जब तक ये रन कर रहा है तो एक बार ऐसे वापस से आ जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ चीज़ दिखा देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे आएंगे कॉपी सी आई डी क्या है, ये कंटेंट आइडेंटिफायर है। मतलब जब आपकी इमेज को, मतलब ये जो इमेज थी उसको मैंने डाला था अपने आईपीएफएस के नेटवर्क पे, तो मैंने बताया था कि ये एक एल्गोरिथम जो कि SHA-256 एल्गोरिथम है, उससे होकर गुजरेगा। उसके थ्रू क्या होता है, इसका एक हैश कन्वर्ट हो जाता है, जो आप यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे देख भी रहोगे, QMRH। तो ये इस इमेज का क्या है, हैश है। और हमने SHA-256 के एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है ब्लॉकचेन के कोर्स में, वहाँ पे मैंने बताया था कि हर एक मतलब कि हर एक कंटेंट का, जो भी आप डॉक्यूमेंट फाइल कुछ भी डालते हैं, तो उसके लिए हर बार एक यूनिक आपको हैश मिलता है, राइट। तो इसको अगर मैं यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो ये देख रहे हैं, ये इसका कंटेंट आइडेंटिफायर है। इसके थ्रू ही हम अपनी ये जो इमेज है, कोड एडिटर के लोगों की इमेज है, इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसके थ्रू बस आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और आपको जाना है, यहाँ पे वैसे ओपन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे अगर आप इसको, मैं यहाँ से हटा दूँ, अगर आपको यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँगा, आप देखेंगे वही चीज़ हो के आएगी, क्योंकि यही इसका कंटेंट आइडेंटिफायर है। और आप देख सकते हैं फिर से ये स्लो हो गया है। वेट करते हैं थोड़ा, ये अभी भी नहीं हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, मैं अपनी ये वाली इमेज को ही आपको दिखा देता हूँ जो मैंने NFT के लिए बनाई थी। क्या करूँ, ये पता नहीं क्यों इशू है। ये वाली इमेज आप देख रहे हैं, ये हमारे कोड एडिटर की इमेज है। ये आईपीएफएस की नेटवर्क पे तो आ गई है, मगर वो दिख नहीं रही है। बट अगर आप मेरे वाली फाइल पे जाएंगे, थिंक ये दिख जाए, कोई बार सी ट्राई करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये NFT वाली इमेज, ये हमारे आईपीएफएस पे अपलोडेड है। इसकी ज़रूरत नहीं है फाइल नेम की, ये तो शेयर लिंक थी इसलिए थी। अगर आप इसको हटा भी देंगे तो आप देख, ये आपके आईपीएफएस का गेटवे हो गया। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये इस इमेज का हैश है, ठीक है। तो ये इसका कंटेंट आइडेंटिफायर है, जिसके आप इस इमेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं ऑल ओवर द नेटवर्क में। तो जैसे कि अगर आपको किसी से कोई इमेज चाहिए, कुछ चाहिए, तो आप इसी के बेसिस पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर से करिएगा। अगर आप नए चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पे नए नए कोर्सेज भी अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं पिन फाइल्स यूजिंग आईपीएफएस। तो आइए शुरू करते हैं। तो जब भी आप कोई इमेज, फाइल, फोल्डर या फिर डॉक्यूमेंट आईपीएफएस के गेटवे पे अपलोड करते हो,
तो वो इमेज फाइल फोल्डर कहाँ स्टोर होता है? वो इमेज फाइल फोल्डर आपकी नोड पे या फिर मैं कहूँ IPFS की नोड के कैशे मेमोरी में स्टोर होता है। मतलब आपकी सिस्टम की कैशे मेमोरी में वो इमेज, वो फाइल, वो फोल्डर जाके स्टोर होता है। और इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में बात की थी जब हम लोगों ने वर्किंग ऑफ IPFS के बारे में बात की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको आप जाके देख सकते हैं। तो जैसे ही लेट्स से हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा कि किस तरह से मैंने एक इमेज को लिया था और उस इमेज को मैंने IPFS के गेटवे पे अपलोड किया था। तो वो इमेज बेसिकली कहाँ स्टोर हो गई होगी? वो मेरे कैशे में जाके स्टोर हो गई होगी। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपकी जो कैशे मेमोरी में डेटा होता है उसको रेगुलरली क्लीन किया जाता है। क्लीन मतलब कि जो भी अनयूज मेमोरी है, जो भी अनयूज डेटा है, उसको रेगुलर बेसिस पे गार्बेज कलेक्टर के थ्रू क्लीन किया जाता है। गार्बेज कलेक्टर क्या है? गार्बेज कलेक्टर एक तरह से आप समझ सकते हैं, ये एक ऐसी चीज़ होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपके कंप्यूटर में, जो कि ये मेक श्योर करती है कि कोई भी अनयूज मेमोरी आपके सिस्टम में ना हो। क्योंकि अगर आपके सिस्टम में अनयूज मेमोरी होगी तो आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी, और अगर मेमोरी फुल हो जाएगी तो आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा। तो गार्बेज कलेक्टर का काम क्या है? ये जो भी अनयूज डेटा है आपके कैशे में या कहीं पे भी, उसको क्या करता है, वहाँ से वो रिमूव कर देता है, उसको वहाँ से हटा देता है। अगर आपको कैशे मेमोरी के बारे में थोड़ा डिटेल में जानना है तो आप यूट्यूब या गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको जानकारी उसके बारे में मिल जाएगी। अब इसमें हो जाती है दिक्कत। दिक्कत क्या है? हो सकता है कोई ऐसा डेटा हो जो कि आप चाहते हो कि आपकी नोड पे, आपके IPFS की नोड पे हमेशा रहे। हो सकता है ये कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आप चाहते हो कि ये हमेशा मेरी नोड पे प्रेजेंट रहे, ताकि इन फ्यूचर अगर किसी पीयर को उस डेटा की ज़रूरत पड़े तो वो मुझसे रिक्वेस्ट कर सके। कभी ये डेटा मेरे कैशे से रिमूव ना हो, क्योंकि ये डेटा हो सकता है आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और आप चाहते हो कि ये डेटा हमेशा एक, मतलब सबके पास अवेलेबल है, ये डेटा कभी भी रिमूव ना हो, कभी भी। तो उस केस में आप क्या करते हो? उस डेटा को, उस इमेज को, उस फाइल को पिन कर देते हो। तो पिन करने से क्या होता है कि जब भी ये गार्बेज कलेक्टर आता है आपके कैशे पे और आपके डेटा को रिमूव करने की कोशिश करता है, तो वो डेटा को रिमूव नहीं कर पाता है। वो डेटा को एक तरह से, एक आप समझ सकते हैं, एक प्रोटेक्शन मिल जाती है कि ठीक है, ये डेटा आपके कैशे मेमोरी से रिमूव नहीं होगा, वो आपके कैशे मेमोरी में हमेशा स्टोर होता है जब तक कि आप उसको अनपिन नहीं कर देते। और इसके लिए अगर आपको चेक करना है कि ये कैसे किया जाता है, तो आपको सिंपली जाना है अपने IPFS पे, और यहाँ पे अगर आप आएंगे, ये देखेंगे हम लोगों ने कल ही आई थिंक ये वाली इमेज को अपलोड किया था। तो आप इस पर अगर यहाँ पे इस 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे सेट पिनिंग का ऑप्शन आएगा। आप इस पर क्लिक करिए, यहाँ पे देखिए लिख के आ रहा है सेलेक्ट वेयर यू वुड लाइक टू पिन दिस आइटम। अब इसका क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ये लोकल नोड का क्या मतलब है कि मतलब कि आपकी कैशे मेमोरी में ही ये आइटम क्या होगा, ये इमेज क्या होगी, आपकी कैशे मेमोरी में पिन हो जाएगी। तो गार्बेज कलेक्टर आप इसको रिमूव नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैंने इसको सेलेक्ट किया, अप्लाई किया, तो आप देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट, ये इमेज अब मेरे कैशे मेमोरी में एक तरह से पिन हो गई है। अब गार्बेज कलेक्टर इसको रिमूव नहीं कर सकता। अब ये जो पिनिंग का प्रोसेस है, हो सकता है कि भाई आप नहीं चाहो कि आपके सिस्टम पे हो, आप चाहते हो कि वो मैं किसी और चीज़ पे करूँ, मतलब किसी और जगह पे करूँ। तो इसके लिए अलग अलग आपके पास ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस क्या है? जैसे कि हम लोगों ने पिनाटा का यूज़ किया था, अगर आपको याद हो NFT वाले वीडियो में, जहाँ पे मैंने NFT बना के दिखाई थी, NFT को डिप्लॉय करके दिखाया था, क्रिएट करके दिखाया था, वहाँ पे मैंने क्या किया था, पिनाटा सर्विसेज का यूज़ किया था। डेफिनेटली उस केस में आपको क्या होता है, उस केस में आपको कुछ प्राइस पे करना पड़ता है, क्योंकि वो एक तरह से API की तरह वर्क करते हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे कुछ प्राइस पे करना पड़ता है। और क्योंकि आप एक तरह से उनकी स्पेस भी ले रहे हो, राइट। अब ये इमेज मैं नहीं चाहता कि मेरे कैशे में स्टोर हो, वो मैं चाहता हूँ कि वो उनके कैशे में कहीं स्टोर हो, तो डेफिनेटली मैं उनके सिस्टम पे कुछ स्पेस ले रहा हूँ, इसीलिए मुझे वहाँ पे करना पड़ता है। तो ये चीज़ है पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स। और पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? पिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट के थ्रू मेक श्योर कर सकते हैं कि आपका जो डेटा है आपकी कैशे मेमोरी में वो बना रहे, वहां से डिलीट ना हो। और इसी के साथ हमारा ये IPFS का कोर्स खत्म होता है। और अगर आप इसका प्रैक्टिकल यूज़ देखना चाहते हैं, जहाँ पे आप देखना चाहते हैं कि IPFS को किस तरह से यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये जो कोर्स था ये मोस्टली थियोरेटिकल था, बट हाँ, अगर आप इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना चाहते हैं तो मैंने इसके लिए एक कोर्स बनाया है, NFT का फुल कोर्स बनाया है। वो यूट्यूब पे आप जाएंगे, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाएंगे, पूरा वो अवेलेबल है। मैं आई बटन में वैसे लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ पे मैंने क्या किया, वहाँ पे मैंने एक इमेज की NFT क्रिएट की है और उस इमेज को मैंने स्टोर किया IPFS पे। तो जिस तरह कैसे वो कोडिंग होती है, क्या होता है, क्या पूरा प्रोसेस है IPFS को यूज़ करने का अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, ये सारी चीज़ें मैंने उस वीडियो में बताई है। आप वहाँ पे उसको जाके देख सकते हैं। और इस PPT की लिंक, जो ये मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके इसको वहाँ से चेक कर सकते हैं। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। आई होप आपको ये कोर्स करने में मजा आया होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली नए वीडियोस अपलोड करता हूँ। रेगुलरली मेरे चैनल पर नए नए कोर्सेज भी आते रहते हैं। साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम में कम्युनिटी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। प्लस जो भी कोर्सेज रिलेटेड नए नए अपडेट्स होते हैं मैं वो इंस्टाग्राम ID पे देता रहता हूँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोर्स में, तब तक के लिए बाय बाय।